गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रमाकांत शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के वीडियो को। और इसमें आज का जो टॉपिक होगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति। रेप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति। ठीक, इसके बारे में सबसे पहले कुछ जगह 1956 डेट दी हुई है, कुछ जगह 1958 डेट दी हुई है। तो उस समय एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। और फ्रांसिस क्रिक ने अपने सिद्धांत सेंट्रल डोगमा जिसे केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत में सूचनाओं का, आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह बताया। इनके अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से मैसेंजर आरएनए में एवं मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में स्थानांतरित होती है। ठीक है, कभी कभी आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से डीएनए में भी स्थानांतरित होती है। मतलब डीएनए मैसेंजर आरएनए के अलावा कभी कभी डीएनए का निर्माण भी कर सकता है। इस प्रकार डीएनए से डीएनए निर्माण की जो क्रिया है, इसे डीएनए निर्माण की क्रिया को रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण कहते हैं वह प्रक्रिया जिससे डीएनए का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इस प्रकार जो डीएनए बनता है उस डीएनए को सीडीएनए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हिंदी में कहते हैं पूरक डीएनए। वह डीएनए जो पहले वाले डीएनए का पूरक हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब उसके साथ जुड़ने की संभावना दर्शाता हो, तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? पूरक डीएनए। ठीक है, तो इस प्रकार रेप्लिकेशन प्रक्रिया द्वारा कौन से डीएनए का निर्माण होता है? पूरक डीएनए का निर्माण। ठीक है, किसने बता दिया? फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक, अब डीएनए संश्लेषण की यह जो क्रिया होती है, यह कोशिका विभाजन के एक प्रावस्था में संपन्न होती है। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया बताइए कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में होगी? S1 में, G1 में होगी, S में होगी, G2 में होगी, M में होगी, प्रोफेज में होगी, मेटाफेज में होगी, एनाफेज में होगी, टीलोफेज में होगी या फिर साइटोकाइनेसिस में होगी। इनमें से किस प्रावस्था के अंदर डीएनए संश्लेषण या डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा S प्रावस्था। कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो कोशिका विभाजन की अंतरावस्था जो है उसकी एस उप प्रावस्था, जिसे संश्लेषी प्रावस्था भी कहा जाता है, उसके अंदर डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब जिस डीएनए के रेप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस डीएनए के रेप्लिकेशन को तीन भागों में या तीन विधियों में बांटा जा सकता है। पहला, रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि, इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। दूसरा संरक्षी विधि, मतलब कंजर्वेटिव मेथड। और तीसरा होता है डिस्पर्सिव विधि। डिस्पर्सिव विधि या फिर इसे विशिष्ट विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की कितनी विधियां हो सकती हैं? तीन तरह की क्या हो सकती हैं? विधियां हो सकती हैं। एक अर्ध संरक्षी, दूसरा संरक्षी और तीसरा डिस्पर्सिव या फिर विशिष्ट विधि। अभी तीनों क्या होती हैं उसके बारे में एक बार देखते हैं। अर्ध संरक्षी विधि वही डीएनए से डीएनए बनाएगी।
संरक्षी विधि भी डीएनए से डीएनए ही बनाएगी, और डिस्पर्सिव विधि में भी हम डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को ही देखेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई पैतृक डीएनए है, मतलब जनक डीएनए है। अगर इसमें रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है इसमें? रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, मतलब प्रतिकृतिकरण की क्रिया होती है। तो इस प्रतिकृतिकरण की क्रिया के फलस्वरूप एक डीएनए के अणु से कितने डीएनए के अणु बनेंगे? 2। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणुओं का क्या होगा? निर्माण होगा, जिनमें से यदि एक स्ट्रैंड तो पुराने डीएनए का हो और दूसरा स्ट्रैंड नया आ जाए। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक वाला जो है वो पुराना डीएनए है और रेड वाला नया है। तो आधा संरक्षण रहा, आधा संरक्षण मतलब इस डीएनए का आधा स्ट्रैंड पुराना है तो आधा नया है। इस स्ट्रैंड में भी वही हुआ, आधा स्ट्रैंड तो पुराना है लेकिन आधा स्ट्रैंड क्या है? नया है। ठीक है, तो अर्ध संरक्षी विधि मतलब आधा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो आधा तो पुराना रहेगा और आधा क्या आ जाएगा? नया आ जाएगा। ठीक है, तो वह विधि जिसके अंदर बनने वाले संतति डीएनए में आधे स्ट्रैंड नए और आधे स्ट्रैंड क्या होते हैं? पुराने, उस विधि को कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। ज्यादातर हम रेप्लिकेशन में जिस विधि का अध्ययन करेंगे, और मैसनसन और स्टॉल ने सन 1958 में जिस विधि का प्रयोग किया था वो विधि कौन सी थी? अर्ध संरक्षी विधि। और हम भी इसी विधि के आधार पर ही रेप्लिकेशन प्रक्रिया का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दूसरी विधि है हमारे पास संरक्षी विधि या फिर कंजर्वेटिव मेथड। इस विधि में क्या होगा? वही हमारे पास क्या है? पैतृक डीएनए। इसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? अगर एक पूरा का पूरा डीएनए तो एज इट इज पुराना रह जाए और एक नया पुत्री डीएनए का निर्माण हो जाए, डॉटर डीएनए एक नया ही बन जाए, तो इसमें क्या हुआ? पूरा का पूरा संरक्षण हुआ है कि एक तो पुराना रहेगा एज इट इज पूरा का पूरा, एक अलग से ही नया बन जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहा जाएगा? संरक्षी विधि। तो संरक्षी विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें प्रतिकृतिकरण के फलस्वरूप एक डीएनए पूर्व डीएनए के बिल्कुल समान तथा एक डीएनए बिल्कुल नया निर्मित होता है। तो वह विधि कहलाती है संरक्षी विधि। रेप्लिकेशन में इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। तीसरी होती है विशिष्ट विधि, मतलब मिला जुला रूप। इस विधि में क्या होगा? मिला जुला रूप होगा। जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए में क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। जैसे इस डीएनए में रेप्लिकेशन होगा वैसे ही क्या होगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से कुछ खंड रहेंगे पुराने और कुछ खंड हो जाएंगे नए। ठीक है, इसे डीएनए में भी नए खंड आ चुके हैं, इसे डीएनए में भी नए खंड, पुराने खंड भी बने हुए हैं लेकिन नए खंड, मतलब एक तरह से कैसा हो गया? मिला जुला रूप। इस विधि में हमें डीएनए का क्या प्राप्त होता है? मिला जुला रूप। मतलब दोनों डीएनए क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसमें भी वही सेम होगा, हर एक खंड के अंदर कुछ नया और कुछ पुराना रहेगा। तो इस डीएनए में भी क्या हो जाएगा? कुछ तो नया आ जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा? पुराना रहेगा। इस विधि को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट विधि। ठीक है, तो हमें रेप्लिकेशन की 3 विधियां पता है। एक अर्ध संरक्षी विधि, आधा डीएनए नया आधा डीएनए पुराना, दोनों स्ट्रैंड्स के लिए, दोनों संतति डीएनए में। संरक्षी विधि में एक संतति डीएनए पुराना, बिल्कुल पुराना एज इट इज जनक के समान, और एक संतति डीएनए बिल्कुल नया। जबकि विशिष्ट जो विधि है या डिस्पर्सिव जो मेथड है उसमें हमें मिला जुला रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है प्रतिकृतिकरण की 3 विशिष्ट विधि, मतलब 3 विधियां। ठीक है, अर्ध संरक्षी, संरक्षी और विशिष्ट विधि। अब यहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं और ये वैज्ञानिक अर्ध संरक्षी विधि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं।
सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है या जो अर्ध संरक्षी विधि है उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि उन वैज्ञानिक ने क्या प्रयोग किया और क्या उनके निष्कर्ष निकले। तो हम देखते हैं अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड, प्रायोगिक प्रमाण किसका, अर्ध संरक्षी विधि का। और यह प्रमाण किसने दिया है, मैसेल्सन और स्टॉल नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने सन 1958 में ई कोलाई नामक जीवाणु पर एक प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर अर्ध संरक्षी विधि को मान्यता प्रदान की एक तरह से, या फिर अर्ध संरक्षी विधि के बारे में बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ई कोलाई जीवाणु लिया और इस ई कोलाई जीवाणु में जो नाइट्रोजन उपस्थित थे आनुवंशिक पदार्थ में या फिर डीएनए में, इस ई कोलाई के डीएनए में जो नाइट्रोजन उपस्थित थे उन नाइट्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया किसके द्वारा, एक रेडियो समस्थानिक के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, एक रेडियो समस्थानिक के द्वारा, रेडियो आइसोटोप के द्वारा। और उसका नाम क्या था, N15। जैसे ये इसका डीएनए था, इस डीएनए में इन्होंने नाइट्रोजन हटा दिए सारे और उनकी जगह नए नाइट्रोजन लगा दिए। और वो नाइट्रोजन कैसे थे, वो नाइट्रोजन थे N15, नॉर्मल N नहीं थे, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द्रव्यमान संख्या के रूप में 15। ये क्या है, समस्थानिक है इनका। ठीक है, यानी कि अब जितने भी डीएनए उपस्थित है इस ई कोलाई में वो सारे के सारे अंकित है किसके द्वारा, N15 के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि भाई ई कोलाई लिया, ई कोलाई का आनुवंशिक पदार्थ निकाला, उसके सब नाइट्रोजन को हटा दिया, सारे नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया और नए नाइट्रोजन लगा दिए इसमें एक तरह से, ऐसे मान लीजिए। और वो नए नाइट्रोजन कैसे हैं, N15 वाले। मतलब अगर इसके नाइट्रोजन का अध्ययन किया जाए तो सारे नाइट्रोजन अभी क्या है इसके अंदर, N15 समस्थानिक वाले। बात समझ में आ गई यहां तक। अब आगे देखिए, अब इस ई कोलाई युक्त जीवाणु को जिसमें N15 नाइट्रोजन उपस्थित है उसका उन्होंने क्या किया, संवर्धन किया। क्या किया, संवर्धन किया। अभी तो क्या था, इसके डीएनए के अंदर जितने भी नाइट्रोजन थे वो सारे के सारे कैसे हैं, N15 हैं। नाइट्रोजन क्या है, N15 प्रकार के हैं। इन्होंने इसका क्या कर दिया, संवर्धन कर दिया। कौन से माध्यम पर, जिसके अंदर नाइट्रोजन कौन सा है, हल्के वाला, कौन सा, N14। ठीक है, तो कई दिनों तक या कई समय तक, लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, N15 वाले ई कोलाई का संवर्धन किया, किस पर, N14 वाले माध्यम पर। मतलब इन्होंने एक माध्यम बनाया, इस माध्यम में इन्होंने समस्थानिक डाल दिए नाइट्रोजन के। कौन से समस्थानिक डाल दिए, N14। ठीक है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप मतलब मैसेल्सन और स्टॉल क्या कर रहे हैं, इस ई कोलाई नामक जीवाणु का संवर्धन कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ कैसा है, N15 वाला। बात समझ में आई यहां तक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने इसकी नेक्स्ट जाति प्राप्त की या इसकी जब संतानें प्राप्त की, संतति प्राप्त की संवर्धन के बाद, तो संवर्धन के बाद इन्होंने देखा कि इस ई कोलाई के आनुवंशिक पदार्थ के अंदर N15 और N14 दोनों के दोनों उपस्थित हैं। कौन कौन उपस्थित है, N15 भी उपस्थित है और N14 भी उपस्थित है। भाई N15 तो कहां से आ जाएगा, जनक से, एज इट इज, जैसे जनक में N15 था वैसे के वैसे एज इट इज आ जाएगा। N14 कहां से आया है, इस माध्यम से। तो नया जो संतान होगी उस संतान का डीएनए कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का, जिसमें एक डीएनए स्ट्रैंड तो कैसा है, N15 वाला, और जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है वो कैसा है, N14 वाला। मतलब एक तो जनक से प्राप्त हो गया डीएनए स्ट्रैंड एज इट इज, और एक आ गया N14 वाला नया। दूसरा जो प्राप्त होगा, दो प्राप्त होंगे, दूसरा जो प्राप्त होगा उसमें भी सेम चीज होगी। एक तो रह जाएगा एज इट इज पुराना N15 वाला, और एक आ जाएगा नया।
इस प्रकार वो कहते हैं कि इस विधि के अंतर्गत क्या हुआ, जब रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का या संतति कोशिकाओं के लिए जब डीएनए का निर्माण हुआ तो एक स्ट्रैंड तो एज इट इज पुराना रह गया और एक स्ट्रैंड नया आ गया दोनों संततियों में। मतलब आधे स्ट्रैंड का तो क्या हो गया, संरक्षण हो गया, और आधा स्ट्रैंड क्या आ गया, नया आ गया। इस आधार पर उन्होंने किस विधि का सुझाव दिया, अर्ध संरक्षी विधि का। उनके अनुसार सूचनाओं का जो स्थानांतरण हो रहा है या कोशिका विभाजन के समय जब आनुवंशिक पदार्थ का विघटन होता है और नया आनुवंशिक पदार्थ संश्लेषित होता है तो वह आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में संश्लेषित होता है, अर्ध संरक्षी विधि के रूप में। तो इस प्रकार उन्होंने इस विधि का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, तो एक तरह से अर्ध संरक्षी विधि को प्रायोगिक तौर पर किसने प्रदर्शित किया है, मेसलसन और स्टॉल ने सन 1958 में। ठीक है, तो ये था अर्ध संरक्षी विधि का प्रायोगिक प्रमाण। ठीक है, आई होप कि चीज आपको समझ में आई होगी। ये सारा रेप्लिकेशन ही चल रहा है, अभी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी कि इसका परिचय चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिकृतिकरण या फिर रेप्लिकेशन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो एक तरह से अब हम रेप्लिकेशन के जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, प्रायोगिक प्रमाण हो चुका है तो अब प्रारंभ कर रहे हैं रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे रेप्लिकेशन प्रक्रिया के लिए किस किस की आवश्यकता है, किस किस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको रेप्लिकेशन अगर करना है यानी कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करनी है तो आपको किस किस की आवश्यकता होगी। सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड की, क्योंकि रेप्लिकेशन डीएनए के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए। किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। दूसरा, इसे डीएनए स्ट्रैंड में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा ये डीएनए स्ट्रैंड हमेशा कुंडलित होते हैं, इस प्रकार पाए जाते हैं कुंडलित अवस्था में, तो उस कुंडलन को खोलने के लिए टोपोआइसोमरेज और इसके अलावा गायरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, गायरेज एंजाइम। इसके अलावा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक प्राइमर से प्रारंभ होता है और वह प्राइमर आरएनए से बना होता है, इसलिए उस प्राइमर के निर्माण के लिए प्राइमेज एंजाइम की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा डीएनए के निर्माण के लिए मुख्य रूप से जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये डीएनए जो पॉलीमरेज है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और इसमें जो तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यही मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मतलब पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमें आवश्यकता है एसएसबी प्रोटीन की। एसएसबी का पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सारे नाम मैं आपको लिखूंगा, आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये कुंडलन को वापस रोकने के लिए, वापस ना हो कुंडलन, उसके लिए कौन से प्रोटीन की आवश्यकता है आपको, एसएसबी प्रोटीन की। इसके अलावा डीएनए खंडों को आपस में रेप्लिकेशन के बाद जोड़ने के लिए आपको चाहिए डीएनए लाइगेज एंजाइम। और इसके अलावा अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के लिए डीएनए खंडों को काटना पड़ता है, और उस काटने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। यह न्यूक्लियस एंजाइम 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। यदि किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को किनारे से काटा जाए तब तो एक्सोन्यूक्लियस काम आता है, और अगर बीच में से कहीं से काटा जाए तब काम आता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम है या कुछ पदार्थ हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब ये कैसे पदार्थ काम कर रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए टेम्पलेट कैसे यूज हो रहा है, कैसे वहां पर रेप्लिकेशन खांच बन रही है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड होगा, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स क्या होता है, कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस किस की सहायता से हो रहा है। ठीक है, उन सब का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
तो यहां पर हमने 2-3 चीजें देखी है। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा है रेप्लिकेशन का, दूसरा हमने मेसलसन और स्टॉल का प्रयोग देखा है, और तीसरा हमने आवश्यकताएं देखी है कि हमें किस किस की आवश्यकता है। कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम पूरे रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को एक साथ डायग्राम के द्वारा या डायग्राम की सहायता से समझेंगे। इसलिए आपको सारे नाम याद होने आवश्यक है, कि अगर सपोज दैट आपको ये नाम याद नहीं हुए तो आप वहां पर ये सोचोगे कि भाई ये कहां से आ गया। तो सारे सारा नाम आप याद रख लेना, उसके बाद कल इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।